नमस्कार दोस्तों कहते हैं जब कोई इतिहास बना रहा होता है तो उसे उस समय इस बात की जानकारी होती नहीं है कि वह इतिहास बना रहा है। और कहते तो ये भी है कि जब किसी देश के भीतर जनता यह सोच लेती है कि अब वह परिवर्तन चाहती है तो फिर ऐसे में उस वक्त में जो सत्ता और सरकार होती है उसको भी इस बात का एहसास होता नहीं है कि देश की जनता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। अब वह किस तरीके से आम जनता के सामने पेश आएगी। और यही मुश्किल हालात कमोबेश मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी सरकार के सामने है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि इस दौर में इस वक्त में राहुल गांधी से दो हाथ कैसे किया जाए, और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इस दौर में इस समय में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के मौजूदगी उनको डरा क्यों रही है। आखिर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस भारत देश के भीतर एक मॉरल पॉलिटिक्स की जो फैब्रिक जो होती है वो एक ऐसी रेखा के तौर पर खिंच गई है जहां पर मौजूदा समय की राजनीतिक सत्ता केवल सत्ता के लिए जिस राजनीति को विचारधारा और कहे एजेंडे के तौर पर बताती चली आई इस देश को, और वह और उसकी उम्र दरअसल अब खत्म हो चली है। शायद यही वह बड़ी वजह है जहां पर इस देश में कोई भी काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, कोई काट मौजूदा सरकार के पास नहीं है, कोई काट मोदी और शाह के पास नहीं है। इसीलिए इस दौर में भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी संकट से भी जूझ रही है। उसको नहीं पता है कि अब उसका अगला अध्यक्ष देश का युवा होना चाहिए, कोई महिला होनी चाहिए, या इस भारत देश के जातिगत राजनीति के अंतर्गत किसी ओबीसी को लाकर बैठा दिया जाए। वह किस रास्ते मोदी चले उसको नहीं पता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बल्कि सामने अब मौजूदा राजनीति को देख रही है, लेकिन उस जमीन को नहीं समझ पा रही है जहां पर देश की आम जनता मन बना ली है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। और इसमें बड़ी दुविधा भारतीय जनता पार्टी के लिए और यूं कहें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए इसलिए भी है क्योंकि मोदी सत्ता जिस रास्ते चल पड़ी है उसमें एक बात तो तय है कि अगर नरेंद्र मोदी की हार जिस दिन भी होती है उस दिन भारतीय जनता पार्टी कहां गायब हो जाएगी, शायद ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए भी बड़ी मौजू हो गया है क्योंकि आप एक एक बात को, सारी परिस्थितियों को समझने की प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि भारत महात्मा गांधी के बगैर अधूरा है। जी हाँ, महात्मा गांधी के किसी न किसी अंश को, किसी न किसी अक्ष को लगातार खोजता रहता है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में मौजूद थी और जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन के लिए उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए तो इस भारत देश ने उनके भीतर भी गांधी का कोई अंश देखा था। यह देश उनके साथ एकजुट होने लगा था। और आप ध्यान दीजिएगा 1988 में बीपी सिंह ईमानदारी का पाठ पढ़ते हुए, बफोर्स के कागज का जिक्र करते हुए अपनी जेब से एक कागज बार बार निकाल करके संसद भवन के भीतर इस देश की राजनीतिक सत्ता तक पहुंच गए कि इस देश में ईमानदारी भी गांधी के अंश के तौर पर है। तो फिर ऐसे में 2011 अभियान कर लीजिए, अन्ना हजारे की राजनीति नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी दिल्ली के भीतर, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने तो राजनीति कर ली अपने तौर पर, लेकिन अन्ना हजारे को लेकर के भी कहीं ना कहीं गांधी का अक्स उस दौर में भी देश के आम लोगों को दिखाई देने लगा था। और रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो करीब 10 दिनों तक आंदोलन चल रहा था, वह उस दौर को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको एक पल में ऐसा लगेगा कि सच में इस भारत देश के भीतर चाहे 1974 हो, चाहे 1988 हो, चाहे 2011 हो, कहीं ना कहीं कोई खोज हो रही थी महात्मा गांधी की, क्योंकि वहां पर मॉरल पॉलिटिक्स थी। वह रियल पॉलिटिक्स नहीं थी, वो मॉरल पॉलिटिक्स थी। वह इस भारत देश को एक धागे में समेटने की परिस्थितियां थी। इस भारत देश के भीतर में भ्रष्टाचार में लिप्त समाज में कहीं कहीं ईमानदारी की खोज थी। और उन सारे परिस्थितियों को वर्तमान समय में अगर ले आइएगा और इस पर सोचिएगा और ध्यान दीजिएगा, जब राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मौजूदा नेता राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उस वक्त आप उस यात्रा को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि लोकतंत्र नृत्य कर रहा है। कोई भी गरीब मुफलिस उस दौर में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। राहुल गांधी सबको साथ लेके चल रहे थे। शायद उनके मन में एक सवाल जरूर हो रहा होगा, उस जिस लेजेसी के आश्रय इस भारत देश में गांधी परिवार से जुड़े हैं उसकी सच्चाई इस भारत देश के भीतर किस गरीबी और किस मुफलिसी के साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी अपनी मौजूदगी उन लोगों से जुड़ करके क्यों ना देखी जाए। और हुआ कमोबेश यही है।
जिन सारे सवालों को मीडिया पत्रकार छुपा लेता था, जिन सवाल और जिन मुद्दों को इस भारत देश की सरकार रेड कारपेट तले दबा देती थी, वह सारे मुद्दे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उभर कर सामने आने लगे। और कांग्रेस का कायाकल्प एक लिहाज से कहे तो जिस कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सामने एक संकट आ गया। जो पारंपरिक राजनीति को इस देश में कर रहे थे, उसमें राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया मौजूदा वक्त में कि वहां पर विपक्षी नेताओं की बड़ी बड़ी परछाई भी छोटी दिखने लगी। और उसकी एक परिस्थिति तो आपको नजर जरूर आ गई होगी, जब अंबानी परिवार के विवाद था और इंडिया गठबंधन के कोई नेता ऐसा नहीं था जो उस अंबानी परिवार के विवाह समारोह में नहीं पहुंचा। कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे, जबकि उनके घर पे निमंत्रण देने के लिए मुकेश अंबानी खुद पहुंचे थे। यह एक ऐसा नैतिक फैब्रिक है जो इस भारत देश के आम लोगों के साथ जाकर जुड़ता है, और इसी की काट मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी सत्ता और मोदी के बीजेपी और मोदी की आरएसएस के सामने बिल्कुल भी नहीं है। यूं कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो पहली लाइन में डिफेंस मंत्रालय फुसफुसा करके कहता है कि हमने जगह पहली कतार में दिया था, वह खुद पीछे बैठ गए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, राहुल गांधी को पिछली कतार में जगह मिली। यानी यह भी कल्पना के परे है कि आप विकल्प ढूंढ रहे हैं, आप रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किस रास्ते पर चले मौजूदा वक्त में, जिसके आसरे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस दौर में परास्त किया जा सके। लेकिन दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी की समूची राजनीति चुनाव लड़ने या फिर सत्ता में आने से हट करके इस भारत देश के आम जनता को तैयार कर रही है, तब आपके सामने कौन सा रास्ता होगा? ये सारे सवाल मौजूदा सत्ता या सरकार के सामने नहीं होता है, जो इस समय नहीं है। इसीलिए तो इस दौर में वर्तमान समय में सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल गांधी के नागरिकता के सवाल को उठाते हैं और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं और कहते हैं कि आप अगले हफ्ते सुनवाई होगी। वहां पर वो ये भी कहते हैं कि वो यहाँ के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक है, और वह यह भी जानकारी दे देते हैं कि हमने ये सवाल तो भारत देश के भीतर गृह मंत्रालय के सामने पत्र लिख करके 5 वर्ष पहले ही दे दिया था। तो क्या 5 साल पहले गृह मंत्रालय के भीतर जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पत्र लिखा, गृह मंत्रालय ने इस दौर में कोई हरकत नहीं किया? मौजूदा वक्त में अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, तो क्या इसीलिए उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने वो भी राहुल गांधी से डर गए क्या? या फिर ये कहे कि इस सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी है जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए अपने तौर पे रास्ता खोज रही है, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश का गृह मंत्रालय अमित शाह जी हो, चाहे देश का रक्षा मंत्रालय हो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे जो भी हो। एक तरह से कहे कि अपने आप में एक अजूबा परिस्थिति है कि इस देश में आजादी के बाद से जितने भी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिए, उसमें विपक्ष के तमाम नेता कोई भी रहा हो, उसकी हैसियत और उसकी जरूरत और उसकी मौजूदगी जिस भी रूप में पहली कतार में नजर आती थी, इस बार वह क्यों नजर नहीं आई? आखिरकार छवि आप भी देख लीजिए। भारत का स्वर्णिम कालखंड है। एक तरफ 90-96 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दिया और उसके किसी भी अंश को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को जो पिछली कतार में बैठा दिया गया, उसका शोर इस भारत देश के भीतर मचने लग गया उसी वक्त से। तो क्या इस भारत देश के भीतर में एक पॉलिटिकल शून्यता आ गई है, राजनीतिक शून्यता? अब पहली बार उस शून्यता को नए तरीके से इस देश में परिभाषित देश की आम जनता के बीच खड़े होकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौर में आप देखिए सत्ता की पारंपरिक राजनीति बदल गई है। प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी आपको भगवा जैकेट में इस दौर में क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए। आखिर हिंदुत्व को लेकर के और हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो कल्पना जिस रूप में नरेंद्र मोदी करते चले आए, उस सबके बीच वो हिंदू मुस्लिम जो नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को लेकर के इस देश में गढ़ा, अब वो उसमें रीइवेंट कर पाने की स्थिति में मौजूदा समय में बिल्कुल भी नहीं। खुद को रीइन्वेंट कैसे वो कर सकता है अगर वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र के तहत, वह भी सेकुलर देश के भीतर में, और कॉन्स्टिट्यूशन जब सेकुलर है तो उन परिस्थितियों के भीतर वह उस राजनीति को साधे इस देश में, और खुले तौर पर यह बात कहे कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है और हिंदूवादी पार्टी के बीच हिंदूवादी पहचान लिए हुए जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे भारतीय जनता पार्टी आ जाए, क्या मतलब विधानसभा या लोकसभा, तो री इन्वेंट कर पाने की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसीलिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उनके भीतर का आक्रोश है या मौजूदा सरकार के भीतर का वो आक्रोश है। ऐसे तो सत्ता ढह ढहा कर गिर जाएगी, तो क्यों ना एक वैकल्पिक सोच
इस लहजे पर लेकर के आए। एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी नागरिकता का सवाल खड़ा करेंगे विपक्षी नेता राहुल गांधी के ऊपर, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय खामोशी बरत ले, तीसरी तरफ हाईकोर्ट का फैसले का इंतजार करे हुए एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, चौथी तरफ लाल किले के प्राचीर से जब भाषण नरेंद्र मोदी देंगे तो राहुल गांधी को पीछे बैठा दिया जाए और बीते 10 सालों के भीतर और ईडी सीबीआई लगा दे। अगर ध्यान दीजिएगा तो पूरे 10 साल के भीतर जो भी नैरेटिव सेट किया गया 10 जनपद को लेकर के या गांधी परिवार को लेकर के, वह नैरेटिव अगर राहुल गांधी को जेल तक नहीं पहुंचा पाया था, इसका मतलब है कि मौजूदा सरकार या तो झूठ कह रही थी या फिर वो सक्षम ही नहीं था विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए। यही दो मैसेज निकल करके आएगा और ये दोनों मैसेज इसलिए चल कि राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ, 28 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ, रॉबर्ट वाड्रा से उनका जमीन हरियाणा में, राजस्थान में, वो भी एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा गया। वो दोनों जगहों पर इस बात को लेकर के बातें होती रही, लेकिन बीते 10 साल के भीतर उनको भी जेल में क्यों नहीं डाला गया। तो देश की आम जनता के मन में जो सवाल था कि गांधी परिवार को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के, या प्रियंका गांधी को लेकर के, या सोनिया गांधी को लेकर के, या 2G स्कीम को लेकर के या कोयला स्कैम को लेकर के भी इस देश में जो सवाल उठे, वो सारे मामले तो CAG के रिपोर्ट के जरिए ये सामने आने लगे कि वह भी नैरेटिव बनाने की दिशा में, परसेप्शन डेवलप करने की दिशा में मौजूदा 10 साल के भीतर बनाई गई एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसकी अपनी कोई जमीन ही नहीं थी। और शायद इस मौजूदा वक्त में एक ऐसी परिस्थिति है जिसका एक हल्के से कहते हैं ना तौर पर इस भारत देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने अपने भाषण में एक संकेतिक मैसेज दिया है कि अगर इस भारत देश के भीतर में, दुनिया में कहीं पर भी लोकतंत्र जो होता है, वह लोकतंत्र कितना उस देश के लिए महत्वपूर्ण है और कितना कीमती है। और चूंकि वह भी लाल किले के प्राचीर पर बैठे हुए थे, वहां पर वह भाषण सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वह बांग्लादेश को लेकर के चिता रहे थे, उसी वक्त उसी संदर्भ को उठाते हुए बहुत हल्के अंदाज में, बहुत हल्के तरीके से DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश ने, जो अपने यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पर वो 15 अगस्त का झंडा फहराने के बाद वो भाषण दे रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की परिस्थिति आप देख लीजिए, लोकतंत्र खोना नहीं है। Our constitution made the choice for us. We chose in 1950 the uncertainty of freedom. And what is happening today, say in Bangladesh, is a clear reminder of us how precious liberty is for us. Many of the young lawyers today, or most of them, are the post-independence generation. I myself am the post-independence generation. But many of you are the post-emergency generation. Therefore, it's very easy to take freedom for granted. It is simple to take liberty for granted. But it's important that we dwell on the stories of the past to remind us how precious liberty is and what an important role which we as judges and lawyers play as an institution in the preservation. आखिर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इस बात को अगर कोई पॉलिटिशियंस कहता, कोई राजनेता कहता, तो इस रूप में कह सकता था कि इस भारत देश के भीतर में लोकतंत्र के तमाम स्तंभ तो या तो बिक गए हैं या नतमस्तक हैं, क्योंकि इस देश के ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही और इस संस्थानों की जो मौजूदा स्थिति है इस भारत देश के भीतर में, जो मीडिया जिसका सवाल फोर्थ स्टेट के तौर पर, चौथे पिलर के तौर पर इस देश में निगरानी करना है कि सरकार सही रास्ते चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ये सारी सवाल तो करेंगे, लेकिन सारी परिस्थितियां एक एक करके इस देश में गायब होती चली गई। अगर सच में इस भारत देश में डेमोक्रेसी के आसरे जो जिक्र आपके साथ हमने लगातार किया, वो काफ़ी इस दौर में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस दौर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, उसके पहले की कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद की कांग्रेस, दरअसल इस देश में कांग्रेस एक फिलॉसफी के तौर पर, एक किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपको नजर नहीं आएंगी। और संयोग तो ऐसा है कि उसके भीतर शामिल नेताओं की लाइन भी एक हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी संख्या में करप्ट कांग्रेसी मिलते चले जाएंगे, जिन्होंने इस भारत देश के भीतर सत्ता भोगी है, वह करप्ट रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में राहुल गांधी ने उस कांग्रेस के भीतर उन सारी परिस्थितियों को पैदा कर दिया जो वह खुद उसके भीतर शामिल थे, और अपनी यात्रा को वह पूरा इस भारत देश के भीतर आम लोगों के साथ कर रहे थे। उनके साथ भ्रष्ट नेताओं की मौजूदगी छिटपुट आपको कहीं कहीं पर नजर आई जरूर होगी उस यात्रा के दौरान, लेकिन ये परिस्थिति इस रूप में इतिहास गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ती चली जा रही है। इसका एहसास तो नरेंद्र मोदी सरकार के भी उस समय नहीं किया होगा, जो अब वो लगातार कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। और इसीलिए एक के बाद एक ऐसी हरकतें जरूर सरकार की तरफ से होती है कि
किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता तो मिल जाए जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल सके, बताया जा सके इस रास्ते आपको चलना है। उन रास्तों की खोज में लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और अपने ही अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी के अध्यक्ष के निवास पर हो, पार्टी दफ्तर पर हो, तमाम जगहों पर बैठ के हो, उनके अपने अध्यक्ष की चुनाव के लिए तमाम जगहों पर बैठ के जा रहे हुए। वह भी समझ गए कि चुनाव के समय तक उसको आरएसएस की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मौजूदा समय में आरएसएस की जरूरत भी पड़ गई और आरएसएस के साथ होने के बावजूद भी कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। तो एक तरफ विपक्षी नेता राहुल गांधी, और वो गांधी के खिलाफ किस रास्ते को अख्तियार करे, और ये आजीदा है। ऑफिस मेयर की बैठक और वहां पर बैठक के भीतर तमाम सारे लोग शामिल ये रास्ता की तलाश कर रहे हैं कि हम किस रास्ते चले, कैसे चले। मौजूदा वक्त में यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक तस्वीर होती है, वहाँ पर आरएसएस के पुराने नेता की एक तस्वीर होती है, जो बताने के लिए काफ़ी होती है कि उनकी मौजूदगी इस दौर में ज़रूरत के है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इसके बावजूद भी रास्ता तलाश नहीं पा रहे। तो कौन सा रास्ता इस देश में सुधारेगा? जयप्रकाश नारायण जिस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, उस दौर को यदि आप ध्यान दीजिएगा 1974 के वक्त में, उस समय भाऊराव देवरस जब सरसंघचालक थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण से संवाद बनाया था और जेपी के आंदोलन के पीछे वो जाकर खड़े हो गए थे। लेकिन इस दौर में जेपी की पहुंच और पकड़ क्या दिल्ली जैसी जगह पर भी है? एक भवन नहीं है जेपी के नाम पर। यानी परिस्थिति देखिए कैसे इस देश में पलटती चली गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी थे, राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह थे, उस दौर में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ अन्ना हजारे थे, और मौजूदा समय में राहुल गांधी उसी मॉरल थ्रेट को समझकर पकड़कर इस भारत देश के भीतर उस अलग को जगाना फिर से चाह रहे हैं, जिस अलग को कैसे बुझाया जाए इसके लिए सत्ता पूरी तरीके से जोर शोर लगा रही है। और उसके वो तमाम पुराने नारे जो उसको हिंदूवादी पार्टी के तौर पर बना दे या इस भारत देश के भीतर में राष्ट्रवाद को लेकर के कहीं एक सक्रियता पैदा कर दे, तो राष्ट्रवाद कौन सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना के वर्दी में होना राष्ट्रवाद है क्या, या फिर नारे लगाना राष्ट्रभर है क्या? इन तमाम सारे परिस्थितियों के भीतर इस भारत देश के नौजवान युवा बेरोजगार हो गया। इस देश के तमाम छोटे छोटे धंधे करने वाले लोगों के सामने संकट आ गया, मिडिल क्लास टैक्स के भीतर दब गया। लेकिन इन सब से कहीं ना कहीं एक रास्ता तलाश रहे हैं, और आज भी बैठक में तो यही रास्ता ढूंढा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से। देखिए लेकिन यहाँ पर सवाल एक है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी ये कहे कि देश के लोग उतनी उन्मुखता के साथ अपनी बातों को कह ही नहीं सकते। और बीते 10 वर्षों का पाठ उनको यही कह करके पढ़ा दिया गया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब तक गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है देश में, तब तक आप चुनाव नहीं हारेंगे और आप सत्ता के सुख में लगातार बने रहेंगे और अकेलियाँ खेलते चले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन मौजूदा समय में सवाल है कि यह देश परिवर्तन के दिशा में तो आगे निकल चुका है और इसका एहसास पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया के भीतर ये सारे सवाल है कि क्या सच में भारत के भीतर जो परिवर्तन की परिस्थितियां हैं, अब उसके भीतर दुनिया भी राहुल गांधी को इनकार नहीं कर पा रही है। और इससे पहले आप ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भी आता था, नागरिक आता था, वह किसी अपने देश के प्रमुख पद पर था, वो प्रधानमंत्री से मिलता था, लौट जाता था। लेकिन आप ध्यान दीजिए, G20 के समय भी नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी से मुलाकात किया था। और एक दिन पहले की बात होती है कि एक चेयरमैन योंग लिव करके कोई आए थे, वो अभी दिल्ली आए थे, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात करने पहुंचे थे। ऐसा तो नहीं है कि इस दौर में मौजूदा सरकार को ये बात पता नहीं कि कौन मिलने जा रहा है, वह क्यों मिलने जा रहा है, इस बात का भी एहसास सरकार को होगा, क्योंकि सरकार के पास तो तमाम संस्थान हैं जो इसके ऊपर काम लगातार करती रहती है। यानी ये कहे कि एक फिसलती हुई सत्ता के बीच ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में काफ़ी बड़ा है। यदि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मोरल फाइबर के
साथ इस तरीके से इस देश में खड़ा है जहाँ पर लोगों की भावनाएं उसके साथ जाकर जुड़ी हुई है, तो वो फिर विकल्प के तौर पर खुद को बदलेंगे या फिर ये कह के उसी अंदाज में निशाना साधेंगे। दरअसल उसी अंदाज में मौजूदा सरकार का पूरा रुख होता है। इसीलिए लाल किले के प्राचीर पर पीछे की सीट, अब नागरिकता का सवाल, बीच में ईडी का डर, 25-30 मुकदमे पहले से ठोके जा चुके हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी पे। तमाम बातों को लेकर के कई सारे सवाल हर कोई पूछ सकता है, क्या बदला नहीं जा सकता है राजनीति में? तो ऐसे लगता है कि बदला भी जा सकता है राजनीति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समय शिवसेना खड़ी थी और शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे को अगर आप ध्यान कीजिएगा तो वह तो कहीं ज्यादा बड़े हिंदूवादी प्रतीक के तौर पर थे, लेकिन धीरे धीरे इन परिस्थितियों को उद्धव ठाकरे ने समझा, मौजूदा समय की उस राजनीति को समझा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए क्या कुछ कर सकती है, और शायद इसीलिए वह अपने धुर विरोधी राजनीतिक दलों के साथ भी राजनीति करने मैदान में उतर आए। और पिछले चुनाव के भीतर जिन मुसलमान उनके साथ अटकते नहीं थे, उनकी बस्तियों में गए, उन्होंने वोट दिया उनको, और होते होते बात अब नई परिस्थिति के साथ वक्फ बोर्ड की आई। जब वक्फ बोर्ड की मसला आई तो उद्धव ठाकरे ये बात कहने से नहीं चुके कि आपको तो जांच करानी चाहिए, जो आप जमीनों को लेकर के हैरान परेशान। आखिर मंदिरों की कितनी जमीन कहां पर हड़प ली गई, और अयोध्या के भीतर जिस तरीके से वहां पर मौजूदा समय में आप ही ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में जो करता धरता है उनका नाम भी निकल के आया, जिसको आरएसएस ने निपटा भी, लेकिन आप कुछ नहीं करते। तो इसका मतलब है कि मौजूदा समय में पूरे फिक राजनीति के इस दौर में सत्ता के आश्रय चल रही है, जिसको उद्धव ठाकरे सरीका सब इस दौर में लगातार कहते हैं, बोलते पकड़ते रहते हैं। पण तुम्ही वक्फ बोर्डाची जमीन जर ठापून तुमच्या उद्योगपतींच्या घशात घालणार असाल, जसं तुम्ही आमच्या हिंदू संस्थानांच्या मंदिराच्या जमिनी लाटताय, लुटताय आणि तुमच्या लाटक्या कॉन्ट्रॅक्टरला देत आहात। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा देवाची, संस्थानाची, मंदिराची जमीन किती राजकारण्याने ठापले त्याची यादी काढा। मराठवाड्यामध्ये किती ठापलेली आहे, बीडमध्ये किती केलेली आहे, लावा नाही तर तो काय प्रश्न आहे तो तसाच लावा। कोणी केले ती जमीन ढापले? बीड मध्ये तर केस सुरू आहे। अरे वक्फ बोर्ड तर बाजूला ठेवा, माझ्या मंदिराची जमीन चोरली जाते आणि त्याच्यावरती तुमचे मित्र येऊन बांधकाम करणार असतील तर आज मी जाहीर करतो, वक्फ असो किंवा हिंदू संस्थान असेल किंवा कोणत्याही धर्माच्या जागा असतील, आम्ही वेळ वाकडं काही त्याच्यामध्ये होऊ देणार नाही, अजिबात नाही होऊ देणार। कह सकते हैं यह तो सीधा हमला है, और महाराष्ट्र के भीतर चुनाव होने, और इस दौर में महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के भीतर कैसे हड़कंप मचाएंगे, यह भी किसी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे में महाराष्ट्र के चुनाव टाले जाएंगे क्या, जैसे बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र का टाला गया? यह कौन सी परिस्थिति है जो मौजूदा समय में तमाम संस्थानों को इतनी ताकत दे देती है कि वह नियम कायदे इस दौर में भूल जाए, क्योंकि इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता के अनुकूल परिस्थिति जब तक इस देश में नहीं बनेगी तो वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। क्या इस देश में वाकई एक ऐसे संवैधानिक परिस्थितियां हैं जिसके भीतर इलेक्शन कमीशन के जो भूमिका वो आपको डगमगाई हुई इस दौर में दिखाई दे? बीएमसी के चुनाव सालों साल से क्यों नहीं हुए महाराष्ट्र के? आखिर सुप्रीम कोर्ट फैसला तेजी के साथ शिवसेना के टूटने और एनसीपी के टूटने पर क्यों नहीं दे पा रहा है, जबकि खुले तौर पर उसने ये बात कह दिया था कि राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। मसला एक ही है, सवाल एक ही है। दरअसल इन तमाम सारी परिस्थितियों के अंदर वर्तमान समय के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता इस बात को बाखूबी इस बात को एहसास है उनको कि जब तक वो सत्ता के अंदर है, सत्ता के भीतर है, तब तक वो है, और जिस दिन सत्ता में नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं नहीं है। यानी ये कहे कि उन तमाम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो अब तक यह बात सोच रहे हैं कि इस भारत देश की आम जनता का मूड कुछ और है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी को के तौर पर किसी और मूड को जी रही है। तो दरअसल उसी के आपस की लड़ाई है, और इसके भीतर जो थ्रेड बीच में मोरल नैतिक तौर पर राहुल गांधी ने जोड़ा है मौजूदा सरकार के साथ, उस थ्रेड के ऊपर लगातार हमला और चुनौती देने की परिस्थिति मौजूदा समय में राजनीतिक तौर पर लगातार पैदा की जा रही है इस देश के भीतर। लेकिन इसका हश्र क्या होगा? हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जब कोई इतिहास बना रहा होता तो उस वक्त उसको पता होता नहीं है कि वो इतिहास गढ़ रहा है, और इस भारत देश के भीतर में जब जनता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ जाती है तो फिर सत्ता को भी इस बात का एहसास होता नहीं है कि यह मान करके चलती है कि उसकी मौजूदगी है तो फिर देश की जनता उसके पीछे चलेगी, लेकिन वह उस बांसुरी को बजा रहा है जो अलग अलग तरीके से बजाई थी। लेकिन मुश्किल हालात तो इस दौर में यह है कि जब राजा निकलेगा जब
तो पता नहीं किस चौराहे पे कौन व्यक्ति टकरा जाए, और तब की परिस्थिति से अभी भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो हड़कंप मची हुई है। बाकी देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।